हेलो। नमस्कार। नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर लाइव हूँ और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्दी से लाइव जुड़िए और आज के टॉपिक उष्ण चक्रवात पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने शीतोष्ण चक्रवात को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे उष्ण चक्रवात। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उष्ण चक्रवात। आपके दिमाग में सबसे पहले दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट रूप से होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, उष्ण चक्रवात केवल महासागर पे उत्पन्न होते हैं, क्यों? यह आपको आंसर पता होना चाहिए। उष्ण चक्रवात केवल महाद्वीपों के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं, पश्चिमी तट को नहीं। जैसे भारत में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तट पे उष्ण चक्रवात नहीं आते हैं। आते भी हैं तो केवल गुजरात में आते हैं। और पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आपके पश्चिम बंगाल में खूब उष्ण चक्रवात आते हैं। ऐसा क्यों होता है? उष्ण चक्रवात में वर्षा अल्पकालिक होगी या मूसलाधार वर्षा होगी। उष्ण चक्रवात केवल तट को प्रभावित करता है, आंतरिक भाग को प्रभावित नहीं करता है। क्यों? उष्ण चक्रवात का ऐसा कौन सा भाग है जहां वर्षा नहीं होती है, मौसम साफ होता है? उष्ण चक्रवात के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपको भी आने चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इनमें से एक भी क्वेश्चन को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बस आप उन चीजों को समझिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नीरू नमस्ते बेटा। ओके, हम एक सेकंड में ओके, अब हम शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हाँ जी, वॉइस एकदम सही है, सब चीजें सही है। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये उष्ण चक्रवात है। आप देख रहे हो, जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, ये उष्ण चक्रवात की आंख है। ये उष्ण चक्रवात की आंख है। ये आप देख रहे हो, इसके चारों ओर ये आपके चारों ओर घूमने वाला भाग है, परिवल्य पेटी है ये। और ये सब हवाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं, ऐसे बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं। आपको दिख रहा है, ये उष्ण चक्रवात होता है। ओके, आज हम इसी उष्ण चक्रवात की बात करने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा है उष्ण चक्रवात, ये महासागर पे क्यों बनता है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले उष्ण चक्रवात। जब पहले दिन मैंने आपको चक्रवात में पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी कि चक्रवात जो पृथ्वी पर बनते हैं वो कहां बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच कोई चक्रवात नहीं बनता है। कोई चक्रवात नहीं बनता है। अब आपको इसका आंसर बताना है क्यों नहीं बनता, जबकि ये वाला भाग तो एलपी है, लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहां तो चक्रवात बनना और चाहिए, क्योंकि चक्रवात तो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। फिर आपको पता है 30 से 35 के बीच फिर से आपके कोई चक्रवात नहीं बनता है। 30 से 35 के बीच कोई चक्रवात नहीं बनता, क्योंकि यहां HPI प्रेशर होता है। और जहां आई प्रेशर होता है वहां प्रति चक्रवात बन सकता है, चक्रवात नहीं बनेगा। तो आपके उष्ण चक्रवात जो बनते हैं वो यहां बनते हैं, इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया में भी बनते हैं। इस वाले एरिया में पवने ऐसे चलती।
और इससे ऊपर जो चक्रवात बनेंगे उनका नाम होगा शीतोष्ण चक्रवात, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जो 35 डिग्री से ऊपर जो चक्रवात बनेंगे उनका नाम होगा शीतोष्ण चक्रवात। तो सबसे पहली बात आप आंसर बताओगे कि विषुवत रेखा पे कोई चक्रवात नहीं बनता, क्यों? सबसे पहली, ये चक्रवात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के बीच बनते हैं, परंतु विषुवत रेखा पर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच लुप्त रहते हैं, यहां पे चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते, मैंने आपसे पूछा था, अभी तक आपने कमेंट किया नहीं, तो अब मैं बता देता हूं। क्योंकि यहां कोरियालिस बल शून्य होता है। यह बात मैंने आपको पवन टॉपिक तभी पढ़ाई थी कि विषुवत रेखा पे कोरियालिस बल शून्य होता है, और जब कोरियालिस बल शून्य होगा तो पवन सीधी चल सकती है, ये घूमेगी नहीं, और जब तक घूमेगी नहीं तब तक चक्रवात बनेगा नहीं। तो विषुवत रेखा पे कोरियालिस बल, रवि कौन सी क्लास की पीडीएफ आपको प्राप्त नहीं हुई वो एक बार आप कमेंट में अभी लिखें, या जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल करें। वो नंबर जो है वो शाम को आप 7 से 9 बजे के बीच कभी भी कॉल करके कोई भी समस्या रहे तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी मैं पर्सनली उसका सॉल्व करूंगा। ओके, हाँ, एक बार आप यहाँ पे भी नाम लिख दो ताकि पता चले हमें। कई बार क्या होता है, ऑपरेटर को ये चीजें समझ में कम आ पाती हैं, तो वो क्या होता है, मैं भेजता हूँ पीडीएफ, किसी की डाल देता है किसी पे, और ये काम मैं कर नहीं पाता हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। बाकी कोई थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, बाकी दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, कोरियालिस बल शून्य होता है। अब अगली बात आपको पता होनी चाहिए, उष्ण चक्रवात बनने के लिए आवश्यक दशाएं। अच्छा, उष्ण चक्रवात कब बनेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या चाहिए, आप कमेंट करके बताओ। सबसे पहले उष्ण चक्रवात तभी बनेगा जब क्या होगा, जब समुद्र की सतह पे कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। नंबर 1, महासागर की सतह पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दो बातें मैंने यहां बता दी, एक तो मैंने टेम्परेचर की बात बता दी, और एक ये कंडीशन लगा दी कि महासागर, भाई महाद्वीप पे क्यों नहीं, महासागर पे ही क्यों, आप इसका आंसर बताइए। तो एक बात तो फर्स्ट जो 2 टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ हमने शेव ही नहीं की। जिस समय मैंने पढ़ाना शुरू किया उस समय उसकी पीडीएफ शेव नहीं की थी। मैं आपके ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा जो मेरे हाथ से लिखे हुए हैं वो वाले। ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक की पीडीएफ हमने शेव ही नहीं की थी, उसके बाद की आपको सब मिल रही है। ओके, अब देखो, हाँ, इस विषय पे हम थोड़ी चर्चा करें। तापमान 27 डिग्री क्यों होना चाहिए? सुनिए बेटा, जब तापमान 27 डिग्री होता है तो हवा हो जाती है हल्की, और फिर इसको ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो पकड़ के नहीं रख पाता है। जब इसका तापमान 27 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो ये हल्की हो जाती है और ये गुरुत्वाकर्षण बल से छुटा के ऊपर उठना शुरू कर देती है। जब तक तापमान 27 डिग्री से नीचे रहेगा तब तक इस पवन को गुरुत्वाकर्षण बल पकड़ के रखेगा, ऊपर नहीं जाने देगा। और जब तक पवन ऊपर नहीं उठेंगी
तब तक निम्न वायुदाब नहीं होगा, और निम्न वायुदाब नहीं होगा तो चक्रवात नहीं बनेगा। आपको पता है चक्रवात तो होता ही निम्न वायुदाब का केंद्र है। शीतोष्ण चक्रवात में तो दो अलग अलग पवनें टकराई, गर्म वाली ऊपर उठ गई तो निम्न वायुदाब हो गया। इसमें तो पवन तभी ऊपर उठेगी जब उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। जहां 27 डिग्री से कम होगा वहां ये चक्रवात नहीं बनेगा। और यदि ये चक्रवात ऐसे क्षेत्र में चला गया जहां का तापमान 27 से कम है तो वहां जाते ही ये समाप्त हो जाएगा, वहां जाते ही समाप्त हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, महासागर पे क्यों, एक बहुत ईमानदारी की बात आपको सिस्टम से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। 1 ग्राम पानी जो होता है, जब उसको 607 कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है, जब उसको 607 कैलोरी उष्मा सूर्य से प्राप्त हो जाती है तो ये 1 ग्राम पानी सूर्य के प्रकाश से भाप में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? भाप में। और इस 1 ग्राम पानी की भाप के पास अंदर, अपने अंदर अंदर 607 कैलोरी उष्मा होती है। और उस 607 कैलोरी उष्मा को, ये क्या है? ये 607 कैलोरी उष्मा है। इस 607 कैलोरी उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। और जब हवा में दो काम करेगी ये, एक तो जब हवा में जलवाष्प आ जाएगा तो हवा हल्की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जलवाष्प का भार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से 40% कम होता है। तो जैसे हवा में पानी मिलेगा हवा हल्की होगी और ऊपर उठेगी, एक बात। दूसरी बात, 1 ग्राम पानी जो था, जो भाप में बदला, उसके अंदर 607 कैलोरी उष्मा है और ये इसको लेके ऊपर उठ रही है। ऊपर जाके ये जलवाष्प ठंडा होगा, संघनन होगा, कंडेक्शन होगा, और ये क्या करेगा, वापिस जब पानी में बदलेगा तो वहां 607 कैलोरी उष्मा वापिस से वायुमंडल में छोड़ देगा। और वापिस से वायुमंडल में छोड़ देगा तो हवा दोबारा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, और ऊपर जाके दोबारा बारिश करेगी तो फिर से गुप्त उष्मा निकलेगी और फिर ऊपर उठेगी। और यदि यही हवा स्थल से ऊपर उठे तो जैसे ये 1 किलोमीटर ऊपर उठी, ऊपर जाके ठंडी हो गई, ठंडी होके भारी हो गई और ये वापिस नीचे उतर आएगी, वापिस नीचे उतर आएगी, क्योंकि अब इसको दोबारा से उष्मा प्राप्त नहीं हुई। याद रखना, चक्रवात को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, चक्रवात को उष्मा कहां से प्राप्त होती है? तो चक्रवात को ऊर्जा या उष्मा संघनन की गुप्त उष्मा से प्राप्त होती है। संघनन की गुप्त उष्मा मतलब जब जलवाष्प जल में बदलता है तो वहां से ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा से वापिस पवनें ऊपर उठती है, जिससे चक्रवात जो होता है वो प्रभावी बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक बात। नंबर 2, निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास हो। आपको भी पता है जब तक निम्न वायुदाब नहीं होगा तब तक पवनें क्यों चलेंगी भी चारों ओर से? नहीं चलेंगी। और जब तक पवन चारों ओर से केंद्र की ओर नहीं आएंगी तब तक चक्रवात नहीं बनेगा। कॉमनली बात है, निम्न वायुदाब होना जरूरी है। 3 नंबर आप बताओ क्या होना चाहिए? कोरियालिस बल की उपस्थिति। कोरियालिस बल की उपस्थिति, ये आपके यहां कोरियालिस बल सुने, इसीलिए चक्रवात नहीं बना। अरे कोरियालिस बल ही तो पवन को ऐसे ऐसे मोड़ेगा, बार बार ऐसे गोल गोल पवन को कौन घुमाएगा? कोरियालिस बल। जब कोरियालिस बल नहीं होगा तो आप बताओ फिर कहां से आपका चक्रवात बनेगा? नंबर 4 क्या चाहिए? नंबर 4 हमें चाहिए धरातल पर अभिसरण वायु प्रणाली। बहुत आराम से आप इस बात को समझ सकते हो। अपसरण का मतलब होता है दूर जाना और अभिसरण का मतलब होता है चारों ओर से टकराने के लिए पास आना। ये कौन सी प्रणाली है? अभिसरण प्रणाली है। तो ये तो कॉमनली बात है। एक ऊपरी वायुमंडल में वायु का
अपसरण, वायु का अपसरण, इस बात का आपको पता होना चाहिए। जो ये हवा यहां से बाहर ऊपर जा रही है, ऊपर जाके चौड़ी होगी, मतलब जैसे जो हवा ऊपर उठती है वो ऊपर जाके ऐसे जाएगी। कल आपको मैं चक्रवात की ऊर्ध्वाधर संरचना पढ़ाऊंगा, तब आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए 1 मिनट आप इतना याद रख लो कि ऊपरी वायुमंडल में जो आवाज आएगी वो ऊपर जाके ऐसे ऐसे बाहर चली जाएगी, बाहर बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर चली जाएगी, और नीचे नीचे बाहर से अंदर की ओर आती है। ओके, एक बात और भी लिख देनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर होना, कम अंतर होना, यह भी बहुत जरूरी बात है कि जितना मतलब ऊपर उठ रही है उतनी केंद्र में नीचे भी उतरती है, दोनों के बीच में कम अंतर होना चाहिए। यह आपकी पहली बात थी जो हम कर रहे थे। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं, ये विशेषताएं जो होती हैं वो कंक्लूजन होता है टोटल बातों का, और आपको इधर से समझना होता है। तो आप एक एक बात पे चर्चा करेंगे हम, आप बड़े आराम से। हाँ, आपको यहां तक की बात समझ में आई क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, पहली बात शुरू करेंगे, ये केवल महासागरीय सतह पर तथा केवल ग्रीष्म काल में बनते हैं। दोनों बातें हमें बिल्कुल पहले से पता है, क्योंकि इनको बनने के लिए न्यूनतम तापमान चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। वो केवल ग्रीष्म काल में हो सकता है, बाकी समय हो ही नहीं सकता। हाँ, और केवल महासागर पे क्यों? क्योंकि मान लो महाद्वीप पे 12 बजे के बाद टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो गया, पवने ऊपर उठी, और तब तक यहां बज गए 4, और 4 बजते ही नीचे से पवने ऊपर उठना बंद, अब ऊपर वाली वापिस नीचे आ जाएंगे, तो चक्रवात बनेगा कहां? महासागर पे एक बार टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया तो दिन और रात लगातार तापमान 27 डिग्री रहेगा, और लगातार पवने ऊपर उठेंगी, और लगातार पवने ऊपर उठेंगी तो ये एलपी लो प्रेशर बन जाएगा, और फिर आपकी चारों ओर से पवन आएंगे। ऐसे एक बार ऊपर उठने से तो बम्बूड़ा बनेगा, जो आपके खेतों में बनता है वो वाला ही। कविता शर्मा, गुड इवनिंग भाई। कविता, गुड इवनिंग। नए नए बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं आने आजकल। आप हर रोज क्लास लाइव लिया करो। यदि सब बच्चे आप लाइव जुड़ना शुरू हो जाओ तो हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पहले करा दें, ये भी बात ध्यान रखें। एक बार 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे इस विषय पे भी। पहली विशेषता समझ में आ गई। दूसरी देखो, ये चक्रवात क्या करते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, याद रखना, महाद्वीप का पश्चिमी भाग होगा तो महासागर का पूर्वी भाग होगा, महासागर का पूर्वी भाग में नहीं बनते हैं क्योंकि उष्णकटिबंध में
महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट पर ठंडी तट पर ठंडी जलधारा बहती हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। 1 मिनट के लिए आप इस बात को समझ भी लें। जैसे ये वाला है, आपको पता है ये 0 डिग्री है, इधर उष्णकटिबंध का ये कनारी ठंडी जलधारा है, इधर आपको पता होगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, इधर पेरू चिली ठंडी जलधारा है, इधर आपको पता हो तो बेंगुला ठंडी जलधारा है, धारा बहती है, इधर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा बहती है। जितने भी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग हैं सब जगह ठंडी जलधारा बहेंगी, इसलिए कोई भी चक्रवात यहां नहीं बनेगा, कोई भी चक्रवात यहां नहीं बनेगा। तो यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां तो वैसे ही नहीं बनता, यहां तो वैसे ही नहीं बनता, यहां पे भी नहीं बनता है, अब यहां बनेगा। सबसे ज्यादा या तो यहां बनते हैं प्रशांत में, या अटलांटिक में बनते हैं, या इधर बनते हैं। ये 3 ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे ठंडी जलधारा बहती है, जिससे महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। 27 डिग्री से कम तापमान हो जाएगा। तीसरी बात, ये चक्रवात, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी चक्रवात बंबोला खुद नहीं चलेगा, कोई भी चक्रवात बंबोला खुद नहीं चलेगा। जहां जो पवन चलेंगी, पूर्वा पवन चलेंगी तो पूर्व से पश्चिम चलेगा, पछुआ चलेंगी तो चक्रवात पश्चिम से पूर्व चलेगा। जिस पवन के क्षेत्र में बनेगा उस पवन के अकॉर्डिंग चलेगा। अब शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवनों के क्षेत्र में बनता है तो वो पश्चिम से पूर्व चलेगा। उष्ण चक्रवात व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में चलता है, व्यापारिक पवन पूर्व होती तो ये पूर्व से पश्चिम चलेगा। गुड इवनिंग सर, बुक कब आ रही है ज्योग्राफी की? भाई बुक में तो समय लगेगा, देखो बुक में तो कम से कम 4 महीने और लगेंगे। तैयार जरूर कर रहे हैं लेकिन समय लगेगा। उससे पहले भर्ती आई तो हम लॉन्च नहीं करेंगे, नहीं तो लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे तो बहुत अच्छी बुक लॉन्च करेंगे, उसमें अभी समय लगने की संभावना है। तो आप तब तक ये नोट्स लिख लो, नोट्स बना लो। हाँ, हम अगली बात पे चले। तो ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम चलते हैं, चलते हैं। अतः ये महाद्वीपों के केवल पूर्वी तटीय भाग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ये तटीय भागों पर ज्यादा आंतरिक भाग
तक प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे ये चक्रवात महाद्वीप या स्थल पर पहुंचते हैं, इन्हें संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाती है, और ये चक्रवात कमजोर पड़ जाते हैं। एक बात ध्यान से सुने, जैसे ही कोई चक्रवात चलते चलते महाद्वीप पे चला जाएगा तो फिर उसकी हवा में जलवाष्प कम होना शुरू हो जाएगा। फिर वो हवा ऊपर उठी और ऊपर उठ के ठंडी हो गई, ठंडी होके अब इसको गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद। अब दोबारा तो इसको गुप्त ऊष्मा मिल जाए तो ये और ऊपर उठ जाए, लेकिन यहां से इसको गुप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी तो ठंडी होकर नीचे उतरेगी, और ठंडी होकर नीचे उतरेगी तो निम्न वायुदाब का केंद्र कमजोर और चक्रवात कमजोर। इसलिए ये केवल तटीय भागों को ही प्रभावित करते हैं। 100, 150, 200 किलोमीटर तक आंतरिक भाग को ज्यादा प्रभावित करते हैं, उससे आगे के भाग को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि जैसे इसको वाष्पीकरण से गुप्त ऊष्मा मिलना बंद करती है, जैसे पवनों में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, हवा भारी हो जाती है, ऊपर उठना बंद कर देती है और चक्रवात कमजोर पड़ जाता है। ओके जी, चार नंबर बात, वह स्थान, एक बात पहले वो वाली बात क्लियर कर देता हूं। जैसे ये आपका एक अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका इंडिया है, एक चक्रवात यहां उत्पन्न हो गया अरब सागर में। ये चक्रवात आपको पता है किसको प्रभावित करेगा? भारत को प्रभावित नहीं करेगा। ये चक्रवात यहां से चलता 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 और इस महाद्वीप के पूर्वी भाग को प्रभावित करेगा, इस अफ्रीका के पूर्वी तट को प्रभावित करेगा। ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। वैसे भारत एक अपवाद है, क्योंकि भारत में मानसून पवन चलती है तो ये चक्रवात यहां से गुजरात तट पे भी जा सकता है, लेकिन केरल और कर्नाटक तट पे बिल्कुल नहीं आएगा। और भारत को जब पूछा जाए तो ही बताना, नहीं तो नहीं बताना। कोई भी चक्रवात, यहां चक्रवात उत्पन्न हो गया तो ये यहां से उत्पन्न होकर इधर आएगा, यहां चक्रवात उत्पन्न हो गया तो यहां से होकर इधर आएगा, ये चक्रवात यहां उत्पन्न हो गया तो इधर आएगा। तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट को प्रभावित करेगा, कोई भी उष्ण चक्रवात महाद्वीप के पश्चिमी तट को प्रभावित नहीं करता है। ओके, अगली बात, वह स्थान जहां उष्ण चक्रवात स्थल या महाद्वीप पर प्रवेश करता है, स्थल पर प्रवेश करता है। जैसे स्थल पर पहुंचता है या समुद्र पार करके स्थल या तट पर पहुंचता है तो उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। लैंड का मतलब धरातल, फॉल का मतलब उतरना, धरातल पर उतरना, उसको चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। ये बड़ी काम की बात है, उसको चक्रवात का क्या कहते हैं? लैंडफॉल। एक बात समझ में आ गई? अच्छा, उष्ण चक्रवात की ऊंचाई कहां तक ऊंचा होता है? कहने का मतलब यह कि चक्रवात ऐसे ऐसे बन जाता है
तो इसकी चोटी कितनी ऊंचाई तक जाती है? तो ये लास्ट जाती है अक्षोभ सीमा तक। और ऐसा कहा जाता है कि हरिकेन जो चक्रवात है उसकी ऊपरी सीमा का नाम, ऊपरी सीमा की जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। तो हम यहां पे भी 13 किलोमीटर मान लेते हैं। हाँ, यदि चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया तो इंडिया में आएगा, सही बात है। जैसे ये आपका, अभी बताऊंगा, अभी पूरी बात बताऊंगा। बंगाल की खाड़ी है इधर, ये बंगाल की खाड़ी, यहां कोई चक्रवात उत्पन्न हुआ तो वो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करेगा। यहां उत्पन्न हुआ तो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करेगा। भारत के पूर्वी तट पे उष्ण चक्रवात आते हैं, पश्चिमी तट पे नहीं आते, पश्चिमी तट पे नहीं आते, और आएंगे तो केवल गुजरात तट पे आएंगे बस, और कहीं नहीं आएंगे। ओके भी, बिल्कुल सही बात है। चक्रवात की ऊंचाई ऊपरी सीमा 13 किलोमीटर तक, हमने अक्षोभ मंडल में पढ़ा ही था। जहां तक पवनें ऊपर उठती हैं उसी का नाम अक्षोभ मंडल है। जहां से पवन ऊपर उठना बंद कर देती हैं तो उसका नाम अक्षोभ सीमा हो जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अक्षोभ सीमा तक इसकी ऊंचाई हो सकती है। हरिकेन 13 किलोमीटर ऊंचा होता है। हाँ, अगली बात, उष्ण चक्रवात के केंद्र में, उष्ण चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र होता है जहां पवनों का, शांत क्षेत्र होता है जहां पवनों का अवतलन होता है। अवतलन का मतलब पवन नीचे उतरती हैं, उसमें, उससे चक्रवात की आंख कहते हैं, आंख, चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन, आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख में, आंख में वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होगी कभी भी, ये बात ध्यान रखना। और मेघ रहित क्षेत्र होता है, ये भी आप याद रखें, मेघ रहित क्षेत्र, क्योंकि पवन नीचे उतरेगी तो फिर न तो बादल बनेंगे और न ही वर्षा होगी। ये देखिए, आप देखोगे ये चक्रवात की आंख है, ये चक्रवात की क्या है, आंख, इसका नाम होता है चक्रवात की आंख। आपको ऊर्ध्वाधर का चित्र कल दिखाऊंगा, उसमें और समझ में आ जाएगा। ये चक्रवात की आंख होती है, या न तो पवन ऊपर उठती है न ही वर्षा होती है, और ये एकदम शांत क्षेत्र होता है। ओके, अगली बात, उष्ण चक्रवात में समदाब रेखा, समदाब रेखा गोलाकार होती हैं, गोलाकार होती हैं, तथा दाब प्रवणता अधिक होती है। शीतोष्ण चक्रवात में ऐसा नहीं होता, शीतोष्ण चक्रवात में समदाब रेखा गोलाकार नहीं होती। ओके, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि वहां तो वातागर के कारण चक्रवात बन रहा है। ओके, ये दाब प्रवणता 100 मिलीबार तक हो जाती है, मतलब चक्रवात के केंद्र और परिधि में 100 मिलीबार का अंतर हो जाता है। और केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है, न्यूनतम वायुदाब होता है। आपको पता होना चाहिए कि टारनेडो जो चक्रवात है ना, टारनेडो, उसके 100 मिलीबार तो
टॉर्नेडो के केंद्र में वायुदाब 650 मिलीबार होता है, जो पृथ्वी का सबसे कम है। पृथ्वी का सबसे कम वायुदाब, पृथ्वी का न्यूनतम वायुदाब। आपको पता भी होगा टॉर्नेडो चक्रवात विश्व का सबसे विनाशकारी चक्रवात होता है, और इसी में दाब प्रवणता जो होती है वो 100 मिलीबार तक हो जाती है। केंद्र से परिधि के बीच में 100 मिलीबार का अंतर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बात इतनी आपको समझ में आ गई? ओके। इसका आकार कैसा होता है? आकार होता है अपेक्षाकृत छोटा। इसका मतलब है शीतोष्ण चक्रवात से छोटा। शीतोष्ण चक्रवात तो 1920 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक होता ही होता है। ये 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। 80 से 300 किलोमीटर तक होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या? व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। और शीतोष्ण चक्रवात तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में भी एक हो जाता है। ये छोटा होता है ना, मतलब इतना छोटा थोड़ी होता है, ये तो आइडिया के हिसाब से बता रहा हूं। जब ये छोटा होता है इसीलिए पवनें जल्दी ऊपर उठती हैं, और जल्दी ऊपर उठेंगी तो गरज व चमक के साथ मूसलाधार वर्षा कर देंगी। और शीतोष्ण चक्रवात बड़ा होता है तो पवनें ऐसे ऐसे चक्कर काट के धीरे धीरे ऊपर उठती हैं, तो धीरे धीरे बादल बनते, और धीरे धीरे छोटी छोटी बूंद के रूप में बारिश होती है। और उष्ण चक्रवात में तुरंत हवा ऊपर उठती है तो अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा हो जाती है। अब मैं आपको अगली बात यही बताऊंगा। हाँ, गति। अगली बात पे हम चले तो इसकी पवनों की गति कितनी होती है? चक्रवात में पवन की गति, चक्रवात में पवन की गति कितनी होती है बताओ भाई? पवन की गति मतलब जो ये केंद्र, परिधि से केंद्र की ओर चलती है, तो सामान्य वे में तो हम ये कहते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। बेटा आपने देखा था शीतोष्ण चक्रवात में 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, है ना? उसकी बजाय तो बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बात और बता दूं इसमें, टॉर्नेडो चक्रवात में पवन की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह भी उष्ण चक्रवात है, यह सबसे तेज हवा वाला चक्रवात है। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है? बहुत तेज गति होती है। बेटा 800 को आप 600 मान लो, 600 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, यानी 60 में। 1 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है। और चक्रवात मान लो आप भाई ज्यादा भी नहीं तो जब 50 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर हवा ऊपर उठती है, तो 50 किलोमीटर तो 5 मिनट में उठ जाएगा। यानी कि 5 मिनट में पवन 1 किलोमीटर ऊपर उठ जाएगी, और 10 मिनट में 2 किलोमीटर। और जब हवा में पानी होता है तो 2 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद सारा पानी बारिश के रूप में कर देगी। तो आप बताओ 10 मिनट में जितना हवा में पानी है वो सारा बरसेगी, तो मूसलाधार वर्षा होगी कि नहीं होगी? विनाश करेगी कि नहीं करेगी? बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। अगली बात, हाँ ये भी बता देता हूं। एक बच्चा कह रहे सर चक्रवात कितना चलता है? चक्रवात की गति, चक्रवात में पवन की नहीं गति, चक्रवात की गति मतलब खुद जो चक्रवात है वो आगे कितना जाएगा? आगे जाएगा 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन। 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन जाएगा। 300 से 500 किलोमीटर एक दिन में जाएगा। ठीक है जी। अगली बात उष्ण चक्रवात, ये भी लिखी देता हूं। उष्ण चक्रवात क्या नहीं होते? सदैव गतिशील नहीं होते, कभी कभी रुक भी जाते हैं। उष्ण चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी ये
कभी कभी ये एक ही स्थान पर रुककर वर्षा करते हैं। एक एक बात जो भी मैं लिख रहा हूं वो आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। साथ साथ आप लिखते चले, साथ साथ सुनते चले। कौन सी बात को दोबारा समझाएं भाई? एक बार बेटा कविता दोबारा लिख, कौन सी बात दोबारा समझाएं? कौन सा पॉइंट नंबर बता दोगे तो भी वो दोबारा क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं है। एक बार नहीं 10 बार भी दोबारा बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अगली बात आप देखेंगे, उष्ण चक्रवातों में वातागर नहीं बनते हैं। आपको पता है बिल्कुल नहीं बनेंगे। उष्ण चक्रवातों में वातागर क्यों बनेंगे? ये तो हवा के टकराने से थोड़ी बनते हैं, वो तो शीतोष्ण चक्रवात बनता है। हाँ, अब वर्षा कैसी करेंगे ये बताओ? तो ये चक्रवात गरज व चमक के साथ अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा करेंगे। एक बात और याद है क्या आपको? एक बात और याद है क्या? लिख भी दूं क्या यहां? उष्ण वातागर में दीर्घकालिक फुहारी वर्षा होती है। आप इस बात को भी मुझे बताएं, उष्ण वातागर वाली बात आपको समझ में आ गई थी क्या? 8 और 9 बिल्कुल बता देंगे बेटा। एक बार ये बताओ, गरज और चमक के साथ अब अल्पकालिक मूसलाधार क्यों होती? छोटा चक्रवात है, पवन जो परिधि से केंद्र की ओर आएगी तुरंत ऊपर उठ जाएगी। एक तो 5000 किलोमीटर से चल के आए, एक 100 किलोमीटर से चल के आए, एक 10 किलोमीटर से चल के आए, तो जल्दी ऊपर उठेगी तो जल्दी ठंडी होगी, और जितनी जल्दी ठंडी होगी उतनी ही तेज बारिश करेगी। जब चक्रवात तड़ित झंझा बन जाता है, 2-3 बार मैंने ये बात पूछी है कि तड़ित झंझा क्या होता है। जब पवन सीधी ऊपर उठना शुरू कर दे तो उसको तड़ित झंझा कहते हैं। और जब पवन सीधी ऊपर उठती है तो आपको पता होना चाहिए, मान लो सीधी ऊपर उठ रही है तो चाहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो, 5 किलोमीटर ऊपर उठते ही तो पवन सारी बारिश कर देगी। और 20 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है तो ये आपको पता है कि 1 किलोमीटर 3 मिनट में जा रही है, तो मतलब 10 मिनट में हवा के अंदर जितना पानी है वो सारा बादल भी बन जाएगा, बूंद भी बन जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। उसी को तो कहते हैं बादल का फटना। तो जब हवा जितनी तेजी से ऊपर उठेगी उतनी तेजी से बारिश करेगी। उष्ण चक्रवात में पवन तेजी से ऊपर उठती है, इसलिए गरज और चमक के साथ मूसलाधार वर्षा करती है। और आपको याद होगा उष्ण वातागर जो होता है उसका ढाल जो होता है वो मंद होता है, और इसलिए उष्ण हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, और धीरे धीरे ऊपर उठती है तो धीरे धीरे बादल बनके धीरे धीरे बारिश होती है। ये बात आपको पता है? हाँ, अब हम जो बात करेंगे वो हमारी बात कौन सी करेंगे उसकी बात देख लो आप, कि 8 और 9 नंबर की बात हम दोबारा से करेंगे। सर इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। बेटा आप बताओ, समुद्र में, पूरे समुद्र में तो 27 डिग्री से ज्यादा तापमान होगा नहीं। कोई 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एरिया ऐसा होगा जहां टेम्परेचर 27 से ज्यादा होगा, तो वहां क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब। और पवन जब शीतोष्ण चक्रवात बनाती है तो ये पछुआ पवन भी स्थायी है, ध्रुवीय पवन भी स्थायी है, तो दोनों टकराती, हजारों किलोमीटर लंबा वातागर बनता है, लाखों किलोमीटर में चक्रवात बनता है। या थोड़े क्षेत्र में टेम्परेचर 27 से ज्यादा होता है, इसलिए छोटा निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और चारों ओर से हवाएं आती हैं। ये 8 नंबर बात आपकी बता रही थी। और 9 नंबर बता रहा था कि इसमें पवन की गति कितनी होती है। बेटा ये निर्भर करती है ये चक्रवात का केंद्र
और ये चक्रवात की परिधि, इन दोनों के बीच में वायुदाब में अंतर कितना है? मान लो यहां वायुदाब है 900 मिलीबार और यहां वायुदाब है 1000 मिलीबार, तो पवन तेज चलेगी। ओके, ये बात थी आपकी। दीर्घकालिक फुहारी वर्षा करती है, हमने ये बात बताई। हाँ, अगली ये बीच में अलग है। अतः ये चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, विनाशकारी होते हैं। अतः ये चक्रवात अत्यधिक क्या होते हैं? विनाशकारी। होने ही है विनाशकारी। शक्तिशाली भी होंगे, शक्तिशाली भी होंगे। जो भी इनके आगे आएगा उसको अपने साथ ही ले जाएंगे। अरे पवन की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ नहीं छोड़ेगी, सब कुछ अपने साथ ले जाएगी। बिल्कुल सही बात है, यहां तक की बात समझ में आ गई। फिर हम चलेंगे, 12 नंबर बात है हमारी। देखिए, अत्यधिक तेज पवन, अत्यधिक तेज पवन, इन चक्रवातों में सही बात है अत्यधिक तेज पवन चलती है। उच्च ज्वारीय तरंग, उच्च ज्वारीय तरंग जब ये समुद्र पे चलेंगे तो इनके साथ सुनामी उत्पन्न हो जाएगी। सुनामी, आपकी सुनामी उत्पन्न हो जाएगी इसके साथ। इतनी तरंग उत्पन्न हो जाएंगी, उच्च ज्वारीय तरंग उत्पन्न हो जाएंगी। और क्या होगा? उच्च वर्षा गहनता, उच्च वर्षा गहनता। इसका आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, इसका आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो आपको पता चलेगा। फिलीपींस जो है ना, फिलीपींस, उस फिलीपींस के तट पे एक दिन में 200 सेंटीमीटर वर्षा हो चुकी है। फिलीपींस के तट पर एक दिन में 200 सेंटीमीटर वर्षा नोट की जा चुकी है। समझो आप एक दिन में 200 सेंटीमीटर वर्षा, जो पूरी साल में नहीं होती, इतनी बारिश हो जाती है यहां। हाँ, और क्या खास बात है? अत्यंत अत्यंत न्यून वायुदाब, अत्यधिक शक्तिशाली पवन, इन चक्रवातों की मुख्य विशेषता हैं। इन चक्रवातों की मुख्य विशेषता है। ये आपकी बात थी इनसे संबंधित। और आप बताइए कोई बात। अब हम बात करेंगे क्षेत्र की। क्षेत्र वाला पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके ये उत्पन्न होते हैं कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होते हैं। एक आपके उत्पन्न होते हैं ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत यानी फिलीपींस तट वाला भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया तट, एशिया तट, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। और तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर, एक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर उत्पन्न होते हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि
ये इतने क्षेत्र में उत्पन्न होते क्यों हैं? हाँ देखो, ये आपकी है 0 डिग्री, ये है 23.5, तो मतलब आप ये मान लो ये 30 डिग्री है, क्यों? और ये 30 डिग्री दक्षिण है। भाई इससे ऊपर और इससे नीचे तो ये चक्रवात वैसे ही नहीं बने। अब आपको पता है यहां तो एक धारा बहती है कैलिफोर्निया ठंडी धारा, और यहां बहती है, ये कौन सी धारा बहती है? ये कैलिफोर्निया ठंडी धारा, ये कैलिफोर्निया ठंडी धारा बहती है। बहती कि नहीं बहती है? ये कौन सी बहती है? पेरू चिल्ली ठंडी धारा। इधर आपकी एक ठंडी धारा बहती है बेंगुला ठंडी धारा, एक आपकी इधर बहती है कनारी ठंडी धारा, एक आपकी इधर बहती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा। तो ये क्षेत्र तो वैसे गए। अब आपके पास क्षेत्र बचे कितने, उनको आप देख लो। एक क्षेत्र बचा ये वाला, ये वाला 0 डिग्री के 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, यहां नहीं बनने। यहां कोरियालिस बल क्या है? 0, तो यहां पे भी नहीं बनना, नहीं बनना ना। अब ये वाला कौन हो गया? कैरेबियन सागर, और ये होती है मैक्सिको की खाड़ी। इन दोनों को आप ये भी कह सकते हो, दोनों को आप ये भी कह सकते हो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर। क्यों? सही बात नहीं है क्या? उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर भी कह सकते हो। फिर आप देखो ये वाला है अरब सागर, इसमें ज्यादा बनते नहीं है। ये वाली है बंगाल की खाड़ी, इसमें बनते हैं। फिर आपका सबसे प्रमुख क्षेत्र ये वाला है, ये वाला, इसका नाम हो गया उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। सबसे प्रमुख क्षेत्र, सबसे प्रमुख क्षेत्र। एक आपका यहां बनेगा ये वाला उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर यहां नहीं बनता भाई, यहां नहीं बनता है, यहां तापमान कम रहता है। यहां भी नहीं बनता भाई, यहां पे भी नहीं बनता है भाई, क्योंकि यहां दोनों जगह तापमान कम रहता है, और तापमान 27 डिग्री नहीं जाएगा तो फिर आपके उष्ण चक्रवात नहीं बनेंगे। आप एक चीज और नोट करोगे, ये बंद महासागर है, 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 ये भी लगभग बंद महासागर है। जहां पे भी खुला भाग है वहां उष्ण चक्रवात नहीं बनेगा, क्योंकि खुले भागों में तापमान जो होता है वो 27 डिग्री नहीं हो पाता है। और विशेष बात कोई जो समझ में नहीं आई हो तो बता दो। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई थी, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। ये आपके पास चक्रवात का चित्र था। अब हम बात करेंगे महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उष्ण चक्रवात बनने के कारण। महाद्वीपों के
पूर्वी तट पर उष्ण चक्रवात बनने के कारण महाद्वीपों के पूर्वी तट पर उष्ण चक्रवात बनने के कारण। ठीक है, अब आप नंबर 1 कारण देखिए। हां, नंबर 1 कारण देखिए, पूर्वी तट पर बंद सागर पाए जाते हैं, जैसे कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये सब जो भी आपको मिलेंगे, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ये प्रशांत महासागर वाला दक्षिणी चीन सागर है। आप इसमें देखोगे ना तो ये क्या है, ये दक्षिणी चीन सागर ही तो है, दक्षिणी चीन सागर। ये आपके क्या हैं, ये बंद है। ओके, और बंद सागरों का तापमान क्या होता है, अधिक। ये सभी बंद सागर हैं और बंद सागरों का तापमान अधिक होता है। बंद सागरों का तापमान अधिक होता है, इसलिए। दूसरी बात आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जैसे ये अफ्रीका, ये इधर मान लो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, यही तो उष्ण सागर यही तो है। यहां पवन कौन सी चलेंगी, व्यापारिक पवन चलेंगी, पूर्वा। एक बात, धारा भी इधर से इधर चलेंगी। तो ये धारा और पवन दोनों समुद्र के ऊपरी गर्म जल को बहाकर लाती हैं और पूरे गर्म जल को ये यहां लाके इकट्ठा कर देंगी और इससे इनका तापमान बढ़ जाएगा। बड़ी काम की बात बताइए। अब तो भाई गया वो तो फिर कर देंगे बड़ा, कल से पूरी स्क्रीन पे लगा देंगे। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना। हाँ, अगली बात सुनो, उष्ण कटिबंध में व्यापारिक पवन व विषुवत रेखीय धारा पूर्व से पश्चिम चलती है। उष्ण कटिबंध में व्यापारिक पवन व विषुवत रेखीय धारा पूर्व से पश्चिम चलती है, अतः ये ऊपरी सतह के गर्म जल को महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इकट्ठा कर देते हैं और पूर्वी भाग में जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो तापमान 27+ डिग्री सेल्सियस
और चक्रवात कौन सा बन गया? उष्ण चक्रवात। तो तापमान ही तो ज्यादा चाहिए समुद्र का, वो अब हो ही गया। तीसरी बात, पूर्वी तट पर व्यापारिक पवन सागर से आती हैं, अतः आर्द्रता युक्त होती हैं, आर्द्रता युक्त होती है। और आर्द्रता युक्त होंगी तो क्या होगा? जिससे चक्रवात को गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है। जिससे चक्रवात को गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है। हाँ, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर उष्ण कटिबंध में ठंडी जल धारा बहती है, और ठंडी जल धारा बहेंगी तो पश्चिमी भाग में नहीं बनेंगे। ओके, अगली बात, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में व्यापारिक पवन शुष्क हो जाती हैं, शुष्क, अतः उनमें ऊष्मा या संघनन की गुप्त ऊष्मा नहीं रहती है, अतः कमजोर बम्बूला बनते, बम्बूला तो बनते, बम्बूला टाइप के मरुस्थल में बनते ही हमारे, और पश्चिम भाग में मरुस्थल होता है। हाँ, ये आपकी कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे अगली बात पे। वो बात मैंने वैसे बता तो दी थी, नोट डाल के फिर से बताता हूं। दक्षिणी अटलांटिक में ब्राजील तट पर तथा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत में, दक्षिणी पूर्वी प्रशांत में 140 डिग्री पश्चिम के पूर्व में उष्ण चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि यहां सागरीय सतह का तापमान कम रहता है। क्यों कम रहता है आपको यह बताना पड़ जाए तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक व दक्षिणी प्रशांत में दक्षिणी पछुआ
प्रवाह, पछुआ प्रवाह, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा ज्यादा प्रभावी होती है। सभी महासागरों में दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी हिंद महासागरीय प्रवाह, ये सब ठंडी जलधारा बहती हैं। और वो जब ज्यादा प्रभावी हो जाती है तो फिर दक्षिणी महासागरों का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और बताओ। अच्छा, अब हम चलेंगे जीवन अवधि की ओर कि उष्ण चक्रवात की जीवन अवधि कितनी होती है। उष्ण चक्रवात की जीवन अवधि, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय उत्तर भारतीय महासागरीय क्षेत्र में उष्ण चक्रवात की जीवन अवधि जिस दिन बना उस दिन से लेके समाप्त हुआ तब तक, जिस दिन चक्रवात बनता है उस दिन विनाशकारी नहीं होता। पहले तो ये क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, एल बनता है, फिर एलडी बनता है, लो डिप्रेशन बनता है, फिर डीडी बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है, फिर जाके चक्रवात बनता है, फिर जाके वो समाप्त होता है। तो पूरा जो समय होता है उसको जीवनोवधि कहते हैं। और जीवनोवधि कितनी होती है? 5 से 6 दिन होती है। भारत के हिंद महासागर में उष्ण चक्रवात की जीवन अवधि, उष्ण चक्रवात की जीवन अवधि कितनी होती है? 5 से 6 दिन। इंपॉर्टेंट बात है ये। अगली बात, 6 दिन के वैश्विक औसत में, मतलब 6 दिन जो चक्रवात रहता है उसमें बहुत भारी चक्रवातीय तूफानी तीव्रता केवल 2-3 दिन रहती है। आपको पता रहना चाहिए कि उष्ण चक्रवात जो ज्यादा तेज है विनाशकारी वाली स्थिति में वो 2-3 दिन ही रहता है, बाकी दिन नहीं रहता। किसी प्रारंभिक विक्षोभ जो शब्द होता है वो सबसे प्रारंभिक स्टेज को दर्शाता है। डिस्टरबेंस, विक्षोभ अर्थात निम्न दबाव क्षेत्र, मतलब पहली बार लो प्रेशर का एरिया बन गया। निम्न दबाव क्षेत्र के बनने से डिप्रेशन, ये आप वाला डिप्रेशन टेंशन वाला अलग होता है, ये अलग होता है। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, डीडी बोलते हैं उसको, डीडी, डीप डिप्रेशन। और फिर क्या होगा? और चक्रवाती तूफान में बदलना, और चक्रवाती
तूफान में बदलना तथा अंत में समाप्त हो जाना चक्रवात का जीवन कहलाता है। चक्रवात का जीवन कहलाता है। मतलब विक्षोभ से पहले चक्रवात बनना और लास्ट में समाप्त हो जाना। चक्रवात के जीवन चक्र को, चक्रवात के जीवन चक्र को 4 चरणों में बांटा जाता है। आपको पता होना चाहिए, शीतोष्ण चक्रवात जो होता है उसके जीवन के 6 चरण होते हैं, 6 स्टेज होती है। और यहां कितनी होती है? 4। उष्ण चक्रवात में 4 ही होती है। पहला होता है निर्माण का चरण। निर्माण का चरण। फिर दूसरा आपका होता है अपरिपक्व चरण। तीसरे में पूरा चक्रवात बन जाता है परिपक्व चरण। तीसरे में पूरा बन जाता है, और पूरा बन गया तो लास्ट में क्या होगा? खत्म। तो कमजोर पड़ने का चरण। कमजोर पड़ने का चरण। ये आपके 4 जीवन के 4 चक्कर होते हैं, 4 स्टेज होती है उष्ण चक्रवात की। शीतोष्ण चक्रवात के 6 चरण होते हैं। अब मुझे लगता तो नहीं है बताना चाहिए, लेकिन फिर भी निर्माण का चरण, कुछ बातें आपको बता देता हूं। निर्माण का चरण यह किसी विक्षोभ से, विक्षोभ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परिपक्व चक्रवात। विक्षोभ से परिपक्व चक्रवात में बदलने की शुरुआत है। हाँ, यह ऐसा चक्कर है जिसमें विक्षोभ 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 क्या करता है? विक्षोभ डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और अंततः चक्रवात बन जाता है। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई जीवन चक्र वाली। बेटा आसान सी बात है। लो प्रेशर डेवलप हो गया, पवनें चलनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, वो विक्षोभ होता है। अभी आपको बताऊंगा विक्षोभ क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, डीप डिप्रेशन क्या होता है, चक्रवात क्या होता है। ये पवन की गति के आधार पर नाम दिए गए हैं। इसमें पवन की गति में धीरे धीरे वृद्धि होती है। एक बात। दूसरी बात, निम्न दबाव
और निम्न होता है, मतलब लो प्रेशर और लो प्रेशर होता जाता है। अपरिपक्व चरण, इसमें आपको याद रखना है दो दो काम होते हैं इसमें, इसमें दो ही काम होते हैं बस। एक काम तो क्या होता है, चक्रवात के केंद्र में निम्न दबाव में तेजी से गिरावट, तो तेजी से गिरावट होगी तभी तो आपका चक्रवात बनेगा। और एक क्या होता है, सतह परिसंचरण में पवन की प्रबलता, मतलब लो प्रेशर और लो हो जाता है और ये पवन जो होती है वो तेज गति से चलना शुरू कर देती है बस। अब आप देखो परिपक्व काल, चक्रवात पूरा कब परिपक्व बन जाता है बेटा, आप आराम से पहले जो कोई बात मैं बता रहा हूं उनको सुने। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये क्या होते हैं सर, अभी बताऊंगा भाई। 1 मिनट आप और रुक जाओ, 1 मिनट के बाद आपको ये सब बातें बता दूंगा ये क्या होती है। 1 मिनट के लिए फिर आपको बताता हूं। हाँ, इस चरण में स्थिर क्या हो जाता है, स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है, स्थिर हो जाता है सब कुछ, अब और ज्यादा कुछ होना नहीं। एलपी में और गिरावट नहीं होती है, निम्न वायुदाब जो है वो और नीचे नहीं गिरता। एक ये भी खास बात है इसमें। और क्या नहीं होता बताओ, हाँ बस, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं इसमें, आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नंबर 4 आपका हो गया ह्रास का चरण। ह्रास का चरण, इसमें जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उष्ण चक्रवात समाप्त कब होता है, तो इसमें चक्रवात धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसमें चक्रवात धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, अभी ये खास बात है इसकी, ठीक है। अब आप कारण बताओ, ह्रास के कारण चक्रवात कमजोर पड़ा क्यों। 1 नंबर बात, ठंडे जल के क्षेत्र में प्रवेश करना। अब जहां ये आपका चक्रवात चला गया वहां टेम्परेचर कम है तो पवन ऊपर उठना बंद कर देंगी, एक बात। चक्रवात के निचले भाग में ठंडी व शुष्क पवन का प्रवेश, नीचे ठंडी शुष्क पवन आ गई तो ऊपर उठेंगी ही नहीं, पवन ऊपर नहीं उठेंगे, चक्रवात अपने आप समाप्त हो जाएगा। बस ये आपकी बात थी। अब आपको ये लो प्रेशर विक्षोभ क्या होता है ये सब बता देता हूं। अच्छा, इनका एक डायग्राम बना के उसके द्वारा आपको बता दूं तो कैसा रहे।
तो आपको एक बात का बताने, निम्न दबाव क्षेत्र, दबाव क्षेत्र, इसको कहते हैं एल। एल एल कहते हैं एल। ये तब होता है जब 17 नोट, इसकी गति जो होती है वो 17 नोट हो जाती है। फिर आपकी पवन की गति के आधार पे होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसको बोलते हैं डी, 17 से 27 नोट पवन की गति जब हो जाती है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। डीडी, डीडी डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन किसे बोलते हैं? जब पवन की गति 28 से 33 नोट हो जाती है। बेटा अब तुम कह रहे सर डिप्रेशन किसे कहते हैं? सर डिप्रेशन क्या कहते हैं? अरे डिप्रेशन ये वाली बात है, डीडी आ गया। इसके बाद होता है सी एस, चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान किसे कहेंगे? तो चक्रवाती तूफान 34 से 74 नोट यदि गति हो जाएगी तो उसे चक्रवाती तूफान कहेंगे। 34 से, गलत लिख दिया भाई, 63 64 63 होती है। ये 63 हो जाती है, नहीं 63 भी नहीं होती। एक मिनट रुको भाई, क्योंकि चक्रवाती तूफान के बाद भारी चक्रवाती तूफान आएगा। भारी चक्रवाती तूफान नाम होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे SCS। और इसके बाद आपका होता है बहुत भारी चक्रवाती तूफान। बहुत भारी चक्रवाती तूफान, इसका नाम होता है VSCS। हाँ VSCS होता है। और एक होता है महाचक्रवाती तूफान। महाचक्रवाती तूफान जब बहुत खतरनाक चक्रवात हो जाता है तो SUCS नाम होता है, SUCS। और अब इसकी गति जो होती है वो होती है 34 से 47। इसकी होती है 48 से 63। अब मुझे सबकी याद नहीं है, मुझे इतना पता है कि इसकी 120 नोट से अधिक है। 120 नोट से अधिक हो जाती है तो वो सबसे खतरनाक होता है। और इसकी होती है 64 से 119। हाँ बन गई बात, 64 से 119। ये सब आपकी बात होगी। 17 27 10 बढ़ता है, फिर 28 से 33 ही बढ़ता है, इसमें 34 से 47 बढ़ता है, 48 से 63। ये आपके नाम थे। ओके, ये आपकी कुछ चुनिंदा बातें थी जिन पे आज हमने चर्चा की। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे।